संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। जो संविधान का भाग 3 है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और इस तीसरे भाग में हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो जो भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, जो भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं। मतलब इनमें बताया गया है कि भारत सरकार जो भारत के नागरिक हैं उन्हें किस किस प्रकार के अधिकार देती है। संविधान के अनुसार जो हमें वर्तमान में है वो 6 अधिकार मिले हुए हैं और उन 6 के अंतर्गत अनेक बातें बताई गई। 6 अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 6 तरह की छूट हमें मिली हुई है, 6 हमारे अधिकार हैं। इन 6 के अंतर्गत बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि एक व्यक्ति के किस किस प्रकार के अधिकार होंगे। जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समूह बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार। तो ये सब क्या है, हमारे मूल अधिकार हैं और सरकार इन्हें हमसे छीन नहीं सकती, सरकार को ये देना ही होगा। और मूल अधिकार यही संविधान का वो पार्ट है जिनके लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत का सुप्रीम कोर्ट हमेशा तत्पर रहता है, जबकि संविधान के और किसी भाग में सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है कोई बदलाव करने के लिए या किसी भी तरह का इंटरफेयर करने के लिए। मगर जब भी मौलिक अधिकारों की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें सख्ती के साथ लागू करवा सकता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे मौलिक अधिकार हमारे संविधान में कब से हैं और कहाँ से लिए गए थे। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में तभी से हैं जब संविधान बना था, यानी मूल संविधान में ही हमारे मौलिक अधिकार थे और ये मौलिक अधिकार लिए गए थे हमारे यूएसए के संविधान से। ये शुरू में ही तुमने जाना था। भाग 3 में वर्णित हैं ये और 12 से लेके और 35 तक आर्टिकल में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। जो संविधान का भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित हैं, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आम आदमी को पावर देते हैं। इनकी संख्या 7 थी और अब ये संख्या हो गई है 6। पहले 7 थी मगर अब संख्या एक कम हो गई है, 6 हो गई है। 6 यानी एक जो कम किया गया था वो कब कम किया गया, तो 1978 में संविधान में 44वां संशोधन हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसके द्वारा जो संपत्ति रखने का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ये 31A में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार न मानकर इसे कानूनी अधिकार माना गया और 31A को हटाया गया और इसे दर्ज किया गया वर्तमान में अनुच्छेद 300A में वर्णित है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है मगर मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार था। तो इनकी संख्या 7 से घट के 6 हो गई है। मूल संविधान में ही ये दर्ज किए गए थे 7, मगर बाद में कम किया गया है। मूल अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका प्रारूप तैयार किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले भारत में 1931 में कराची में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी। जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन से आर्टिकल से और कहाँ तक हैं। तो सबसे पहला अधिकार है हमारा 6 मौलिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में वर्णित है। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार 14 से अनुच्छेद 18 तक आता है। सबसे ज्यादा जो आर्टिकल पूछे जाते हैं संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में, प्रत्येक नागरिक को यह जानना जरूरी है कि उसके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं जो वर्णित हैं संविधान के तीसरे भाग में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग जरूर याद रखना है, इसका भाग 3 है और 12 से 35 तक आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल में वर्णित है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जो होते हैं मौलिक अधिकारों के हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमारा 14 से शुरू होते हैं जिनके बारे में बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या क्या अधिकार दिए हैं सरकार ने या भारतीय संविधान ने। 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी एक समान होंगे। कानून वास्तविक रूप से देखा जाएगा तो ना कोई छोटा होगा उसके सामने, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई चर्चित व्यक्ति होगा, ना कोई निम्न वर्ग से होगा। सब क्या होंगे, एक समान होंगे। तो अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबको एक समान रखता है।
मगर वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ये हमारे न्यायपालिका में त्रुटि है कि व्यक्ति को देख कर न्याय किया जाता है। मगर अनुच्छेद 14 यही कहता है कि कानून के सामने क्या होंगे, सब एक समान होंगे। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, नस्ल, जाति या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी होगा। मतलब सभी धर्मों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, बराबर होंगे। नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो देखने में बिल्कुल अलग होते हैं, उत्तर भारत के लोग बिल्कुल अलग होते हैं, अलग अलग जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ रहने वाले लोग बिल्कुल अलग तरह से होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग भाग से आने वाले व्यक्तियों के साथ हम अलग अलग तरह का व्यवहार करेंगे, अलग अलग तरह का कानून रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह से भेदभाव किया जाता है कि वो अलग तरह का दिखता है या उसका खान पान, रहन सहन, बोलचाल बिल्कुल अलग है, तो उस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव गैर कानूनी होगा। जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान मतलब दक्षिण भारत या कोई तमिलनाडु से है और तुम दिल्ली से हो, तो तुम ये नहीं कह सकते हम राजधानी में रहते हैं और हम तुमसे बेहतर हैं, ये गैर कानूनी होगा। तो इस आधार पे भेदभाव करना, इस आधार पे भेदभाव करना गैर कानूनी होगा। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के अवसर समान होंगे, यानी लोक नियोजन के समान अवसर। गवर्नमेंट जॉब देगी या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई जाएंगी उनमें सबको एक समान अवसर दिए जाएंगे। मगर इसका अपवाद है, आरक्षण लगा के सबको समान अवसर नहीं दिया जाता है। तो आरक्षण लगाया क्यों गया है संविधान के खिलाफ? तो ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उन्हें आगे लाने के लिए आरक्षण लगाया गया था। और आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन है। अनुच्छेद अनुच्छेद 16 कहता है कि सबको बराबर अवसर दिए जाएंगे, बराबर मौके मिलेंगे। मगर आरक्षण में ऐसा होता है कि आरक्षण, आरक्षित वर्ग के व्यक्ति मान लिया किसी एग्जाम में 50 नंबर पे पास हो जाते हैं, तो जो जिन्हें आरक्षण नहीं है उनके लिए 60 नंबर, 70 नंबर चाहिए। तो यहाँ भेदभाव होता है। मगर आरक्षण इसलिए लगाया गया ताकि सबको एक लेवल पे लाया जा सके। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो 17 के अनुसार छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। ये अब तो बहुत कम है, मगर अब से 100 साल, 200 साल पहले या 50 साल पहले भी बात करें तो बहुत ज़्यादा ये था छुआछूत। तो अब ये गैर कानूनी घोषित किया गया है। हम किसी के साथ इस तरह से भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो या किसी भी कार्य करने वाला हो, कि वो छोटे वर्ग से है या वो नीचा काम करता है, कूड़ा उठाता है, कि हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे। इस तरह से भेदभाव करना गैर कानूनी होगा। 18, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। भारत में पहले बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, कोई किसी को भी राजा की उपाधि, किसी को बादशाह की उपाधि देते थे, वो गैर कानूनी होंगी। अब उपाधि जो चलेंगी सिर्फ जो भारत सरकार जारी करती है वही उपाधि मान्य होंगी। जैसे भारत रत्न की उपाधि हो, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इस तरह की उपाधि ही मान्य होंगी। बाकी अन्य उपाधि क्या होंगी? गैर कानूनी होंगी। दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अधिकार में क्या बताया गया है और कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक, 19 से 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें जो आर्टिकल इनमें बताया गया है किस किस तरह की स्वतंत्रता हमें दी गई है। तो सबसे पहले आर्टिकल 19A बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। जो भारत में प्रेस या मीडिया काम करती है तो वो किसी भी बात को बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत दी गई है। इसी कारण से जो प्रेस है वो हर मुद्दे को आसानी से उठा पाते हैं। आर्टिकल 19E, 19E कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी भाग में निवास कर सकता है, वहाँ पे जाके रह सकता है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के था। मगर अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है। तो 19E के अंतर्गत हमें भारत के किसी भी भाग में रहने की और वहाँ पे जाने की, बसने की स्वतंत्रता है इस समय। पहले जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता था। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और 21 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 20 में क्या बताया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाता तो किस किस प्रकार का संरक्षण उसे मिलेगा। तो इसमें 3 बातें बताई गई। सबसे पहली बात, अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
तीसरी बात इसमें बताई गई है कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध होता है और उसमें 10 साल बाद निर्णय आता है, तो उसे सजा जो मिलेगी वो उस हिसाब से मिलेगी जब उसने क्राइम किया था। मतलब 10 साल पहले जो कानून था तो उसके हिसाब से सजा दी जाएगी। तो आर्टिकल 20 है जिसमें अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण को बताया। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या बताया गया है कि हर व्यक्ति हर समय अपने प्राणों की, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है, वो किसी भी स्थिति में हो चाहे। ये आपातकाल में भी ये आर्टिकल लागू रहता है, क्योंकि कोई भी स्थिति हो, आपातकाल हो या कितनी भयानक स्थिति हो, हर व्यक्ति को सबसे पहले जरूरी है अपने प्राणों की, अपने शरीर की रक्षा करना। और यही आर्टिकल कई बार कुछ अपराधियों को इस तरह से मुक्त कर देता है, इस आधार पे कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जो मारा है वो अपने जान बचाने के लिए मारा है, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसकी मृत्यु हुई है, तो इससे बच सकता है। क्योंकि ये आर्टिकल ही अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति को अगर मारना भी पड़े, अगर वो सही है कानून की दृष्टि में, तो वो बच जाता है इस आर्टिकल का सहारा लेके। तो हमें अपने प्राणों की, अपने शरीर की रक्षा करने का पूरा अधिकार है हर परिस्थिति में, और यह आपातकाल में भी लागू रहता है। आर्टिकल 21। 21A, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 21A में क्या बताया गया जो बाद में लागू किया गया? 21A भारतीय शिक्षा से संबंधित है। जो हमारे प्राथमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है ये। 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन था 2002 में हुआ था, उससे इसे जोड़ा गया था संविधान में। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना निःशुल्क और अनिवार्य होगा, और शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, वो इसी आर्टिकल में दर्ज की गई है उसे। तो शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है, और वो संविधान के 21 आर्टिकल में वर्णित है। ये याद रखना है कौन से संशोधन से जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002। और किसके लिए है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है ये प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य। शिक्षा का अधिकार कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार तीसरा, तीसरा मौलिक अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या क्या बताया गया है? 23 और 24 में 23 कहता है किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी भी श्रम में नहीं लगाया जा सकता राष्ट्रहित को छोड़ के। यानी किसी भी व्यक्ति को हम बाध्य नहीं कर सकते किसी भी कार्य को करवाने के लिए। तो 23 में बताया गया है। 24 में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। बाल श्रम निषेध कानून इसी के अंतर्गत बनते हैं। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को, 14 साल से कम आयु किसी बच्चे को जोखिम वाले किसी भी स्थान पर नियुक्त करना गैर कानूनी होगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाल श्रम का आर्टिकल, आर्टिकल 24। मौलिक अधिकार चौथा, चौथे मौलिक अधिकार में क्या बताया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें 25 महत्वपूर्ण है। 25 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में किसी भी स्थान पे, किसी भी राज्य में किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की, उसे छोड़ने की, किसी नए धर्म को ग्रहण करने की छूट मिली हुई है आर्टिकल 25 में। धार्मिक स्वतंत्रता का आर्टिकल है। पांचवा अधिकार आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या क्या है? इसमें आर्टिकल 30 महत्वपूर्ण है, जो अल्पसंख्यक वर्ग में आने वाले व्यक्ति को विशेष छूट देता है। ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अपनी पसंद का शिक्षण संस्थान कहीं भी स्थापित कर सकता है और अपने हिसाब से उसे चला सकता है। इसी के अंतर्गत भारत में अनेक विद्यालय अल्पसंख्यक वर्ग के खुले हुए हैं, आसानी से मान्यता मिल जाती है, सरकार से अनुदान भी मिलता है। तो आर्टिकल 30 में है। और छठा और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है हमारा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में आता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल है इसका 32। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा बताया है। संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, मगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस महत्वपूर्ण आर्टिकल को संविधान की आत्मा बताया है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें 5 प्रकार की रिट आती हैं जो विशेष अधिकार देती हैं न्यायालय को। ये न्यायालय को अधिकार देती हैं। ये न्यायालय निचले वाले न्यायालय या अधिकारियों को जारी करता है। तो कौन कौन सी रिट हैं इन्हें अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। आर्टिकल अभी तुम्हें याद रखना है कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। तो ये 6 अधिकार थे, और छठे अधिकार में 5 रेट आती हैं।
तो उनको अभी देखना है।